हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं फिर आ चुका हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो हमारे देश के सबसे रहस्यमयी जो मंदिर है उसके ऊपर बेस है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी आज तक किसी ने उम्र का भी पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि वो इस तरह से बना है। मतलब जैसे एक पहाड़ होता है ना, उस पहाड़ को ही पूरा काट के बनाया। पहाड़ की जो उम्र होगी वो तो बहुत ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से पता भी नहीं चल पा रहा कि वो पहाड़ बनने के कितने टाइम बाद वो मंदिर बना है। तो चलिए आज देखते हैं, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं क्या है। हे गाइस, ये एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। और चलिए एक नजर डालते हैं कि इस अद्भुत संरचना का निर्माण किसने किया होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हमारा इतिहास पूरी तरह से गलत है और ये मंदिर एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में ऐसा क्या विशेष है? इस मंदिर का निर्माण शिलाखंडों को जोड़कर नहीं किया गया था, बल्कि इसे बनाने के लिए पूरे पहाड़ को तराशा गया था। ये विश्व का अकेला देखो, ऊपर से दिखा रहे हैं पूरे पहाड़ को बीच में से काटा है। मतलब एक बड़ा सारा पहाड़ है, उसको काटा है और काट के उसी पर जो पत्थर लगे हुए थे उसी को ही बनाया हुआ है, उसी से ही बनाया हुआ है। ऐसा उदाहरण है जहां किसी संरचना को बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से काटा गया हो। यहाँ तक कि एलोरा और विश्व के अन्य सभी मंदिर और गुफाओं में चट्टानों को तराशते समय सामने की तरफ से काटते हुए आगे बढ़ा गया है। पूरे संसार ने चट्टान काटने जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो सामने से काटी गई है, पर ये जो मंदिर है वो ऊपर से काटता हुआ नीचे गया है। मतलब बाप रे, क्या किस तरह से काटा होगा। की एक ही तकनीक का प्रयोग किया है जिसे कट इन मोनोलिथ कहा जाता है, जबकि कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसने ठीक उल्टी तकनीक का प्रयोग किया है, जिसे कट आउट मोनोलिथ तकनीक कहते हैं। ये जानने के लिए कि ये चट्टान काटने की तकनीक इतनी अलग क्यों है, इस खंबे पर एक नजर डालते हैं जो कि 100 फीट से भी अधिक लंबा है। देखिए, इससे तुलना करने पर इंसान कितने छोटे लगते हैं। साधारणतः इतना बड़ा खंबा सटीक तरीके से इतनी बड़ी चट्टान पर बनाने में कई सालों का समय लगेगा, पर यह खंबा इसके चारों ओर से पहाड़ के सभी टुकड़ों को काट कर मतलब उस पहाड़ को इस तरह से पूरा साइड साइड से काटा है कि बीच में से वो खंबा निकला है। फिर उसके ऊपर नक्काशी जो की गई है वो नक्काशी अलग से की गई है। पहले पूरा पहाड़ काट के उसमें से खंबा निकाला और उस खंबे में फिर ये नक्काशी निकाल की। के बनाया गया था। आप चट्टान की उस मात्रा की कल्पना कर सकते हैं जिसे इस खंबे को बनाने के लिए हटाया गया होगा। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस मंदिर से बड़ी मात्रा में हटाई गई चट्टानों के कारण हैरत में हैं। पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि 4 लाख टन से ज्यादा चट्टानों को हटाना पड़ा होगा और मानवों द्वारा किए जाने पर इस काम में सालों नहीं बल्कि सदियां वो जो अब काटने के बाद जो वेस्ट होगा तो वो कितना सारा निकला होगा और उसको लेके जाना कहीं पे तो डाला होगा। लगी होंगी। इतिहासकारों के पास इतने बड़े स्तर पर हुए किसी काम का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो मानते हैं कि इसका निर्माण 18 साल से भी कम समय में हुआ था। इन्होंने बोला, चलिए एक साधारण पुरातत्वविदों ने बोला कि इस मंदिर का निर्माण करने में सदियां बीत सकती है। इतना मतलब इतना ज्यादा हार्ड है वो। पर जो प्रमाण है उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं 18 साल के अंदर। इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने सुनी थी, यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में है वहीं से सुनी थी। तो मैं वो आखिर में आपको सुनाऊंगा। सा हिसाब लगाते हैं और ये देखते हैं कि क्या इतिहासकार सही हो सकते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि लोगों ने 18 साल तक लगातार हर दिन बिना रुके 12 घंटे तक काम किया। मैं बारिश वाले दिन, त्योहार और युद्ध काल को अनदेखा कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि लोग बिना रुके रोबोट की तरह काम करते रहे। मैं सुंदर नक्काशी और जटिल इंजीनियरिंग पहाड़ कितना मजबूत होगा और इस मजबूत पहाड़ को इस तरह से काट के इतनी सुंदर, देखो कि कितने सारे मतलब बनाए हैं। कितनी अच्छी अच्छी नक्काशियां बनाई हुई है आपने, धन्य है। और निर्माण योजना में लगे समय को भी अनदेखा कर देता हूँ और केवल चट्टानों को हटाने में लगे समय पर ध्यान देता हूँ। यदि 4 लाख टन पत्थर 18 साल में हटाया गया था तो हर साल 22,222 टन पत्थर को हटाया गया होगा, जिसका अर्थ है कि 60 टन पत्थर प्रतिदिन हटाया गया होगा, जिसका अर्थ है कि 5 टन पत्थर हर घंटे हटाया जाता होगा।
मुझे लगता है कि इस बात से हम सब सहमत होंगे कि एक पहाड़ से हर घंटे नहीं है 5 टन। इतने बड़े बड़े ट्रक में जो एक बड़ा मेन जो ट्रक होते हैं वो 15 टन के होते हैं, उसको भरने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। नॉर्मल अगर ये जो लेबर मिलके काम करते हैं उसको भरने में बहुत टाइम लग जाता है आज भी, जबकि इतनी सारी मशीनें हैं। और उस वक्त मतलब 5 टन पर आवर पत्थर हटाना, पत्थर सामान भी थोड़े बहुत 5 टन पत्थर निकालना आज के समय में भी संभव नहीं है, यहाँ तक कि आज की तथाकथित उन्नत मशीनों का प्रयोग करके भी नहीं। तो यदि ये मानवीय रूप से संभव नहीं है तो क्या ये मानवों द्वारा किया भी गया था? क्या इसे परग्रहियों की सहायता से बनाया गया था? अब ऐसी अद्भुत संरचना के निर्माण के बारे में भूल जाते हैं। क्या मानव कम से कम इस संरचना को नष्ट भी कर सकते हैं? बल्कि मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को, ये लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ हमेशा से तोड़ने का रहा है। इन मुगलों का, इन जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए यहाँ पे, उनका काम यही था कि मंदिर तोड़ो, यहाँ की सभ्यता खत्म करो, क्योंकि यहाँ के मंदिरों में ही यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता थी। और इनका काम यही था कि इनकी संस्कृति और सभ्यता को खत्म करना है। अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है जो झूठ हमें जो पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 1000 मजदूरों को नियुक्त किया था। 1682 में उसने इस मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिससे इसका कोई अस्तित्व ही ना रह सके। दस्तावेज बताते हैं कि 1000 मजदूरों ने 3 साल तक काम किया और फिर भी वे इसे बहुत कम नुकसान पहुंचा पाए। वो केवल यहाँ वहाँ कुछ मूर्तियां ही तोड़ और खराब कर पाए और उनको वो भी मतलब अब इतना सिर्फ तोड़ना आता है तो न जाने कितनी सारी प्रैक्टिस हो रखी होगी ऑलरेडी। फिर भी ये मंदिर 3 साल तक मेहनत करने के बाद भी नहीं तोड़ पाए। इतना मजबूत मंदिर है। एहसास हुआ कि इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आखिरकार औरंगजेब ने इस असंभव कार्य से हार मान ली। ध्यान दें कि ये विध्वंस एक दूसरी रहस्यमय संरचना के बहुत समान है, जो कि इजिप्ट का मेनकोरे पिरामिड है। एक और मुस्लिम शासक सभी पिरामिड्स को नष्ट करना चाहता था और उसने अपना काम मेनकोरे पिरामिड से शुरू किया। सालों की कोशिश के बाद वो पिरामिड पर केवल एक गड्ढा बना पाया। उसने भी हार मान ली थी। क्या सारे संसार में ये ना तोड़ी जा सकने वाली संरचनाएं परग्रहियों द्वारा बनाई गई थीं? क्या इसी कारण मानव जाति इन्हें नष्ट करने में सक्षम नहीं है? असल में पुरातत्वविद इस बात से सहमत हैं कि ये मंदिर एलोरा गुफाओं के किसी भी अन्य मंदिर से पहले बना था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मंदिर मानवों द्वारा आसपास के अन्य मंदिरों का निर्माण शुरू करने के सदियों पहले बना हो? क्या इसी कारण इसकी वास्तुकला, रचना और आकार अन्य मंदिरों से इतना उत्तम और बड़ा है? यदि ये मानवों द्वारा बना होता तो तर्क के आधार पर ये अपेक्षा करना उचित होगा कि समय के साथ चट्टान काटने की तकनीक उन्नत होती जाए। भविष्य में लोग और अधिक ज्ञान और अनुभव अर्जित कर लेते और बेहतर संरचना बनाते। जबकि कैलाश मंदिर यहाँ का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर है, जो कि इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट निपुणता के साथ बनाया गया है। यहाँ अन्य मंदिरों से अलग कैलाश मंदिर ऐसा एकमात्र मंदिर है जो कि आसमान से भी देखा जा सकता है। 34 मंदिरों में से जो कि सभी अगल बगल बनाए गए हैं, कैलाश सबसे अलग दिख रहा है। पहाड़ को किस तरह से बीच में कितना सुंदर काट के सामने की ओर बनाया है, और क्या मतलब कितनी मजबूती है मंदिर की कि 3 साल मेहनत के बाद भी औरंगजेब, इन जैसों का तो नाम भी लेना मुंह पर है ना, ऐसा लगता है कि कुछ कड़वा जहर जीभ पे रख लिया हो। तो 3 साल मेहनत के बाद भी ये लोग तोड़ नहीं पाए। सोचो हमारी तकनीकी, हमारी इंजीनियरिंग, हमारा ज्ञान कितना ज्यादा हैवी था, कितना ज्यादा बड़ा था है, और आप इसे ऊपर से उड़ते समय भी देख सकते हैं। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर ये पेरू की नाज़गा लाइन की तरह लोगों द्वारा इसे ऊपर से देखे जाने के लिए ही बना था? यहाँ तक कि गूगल अर्थ पर भी कैलाश मंदिर का हवाई दृश्य एक एक्स के निशान को दर्शाता है। ये ऊपर से ऐसा दिखता है। आप एक गोलाकार आकृति देख सकते हैं जिसमें 4 शेर लगे हुए हैं, जो कि ये बड़ा सा एक्स का निशान बनाते हैं। क्या ये परग्रहियों के लिए एक संकेत के रूप में बनाया गया था, जिससे वे उड़ते समय इस स्थान को पहचान सकें? एलोरा के अन्य मंदिरों से अलग ध्यान दीजिए कि कैसे इसका आयताकार आकार कितनी अच्छी तरह से चारों दिशाओं की सीध में है।
इसका प्रवेश द्वार पूरी तरह पश्चिम मुखी है। क्या ये भी एक और संयोग है? एलोरा के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर में पुल बने हैं जो कि टावरों को जोड़ते हैं। इसमें बारिश के पानी का संग्रह करने की व्यवस्था है, निकास व्यवस्था है। यहाँ छुपे मतलब इतने पुराने टाइम में भी इतना बढ़िया से, मतलब उनके आर्किटेक्चर का ज्ञान देख सकते हो कितना बढ़िया है कि दो टावर है, अलग अलग छतें हैं, उनको जोड़ना कैसे है। हुए रास्ते हैं, यहाँ गुप्त छेद हैं जिनसे चलते हुए लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर विस्तृत छज्जे हैं और जटिल सीढ़ियां हैं जो कि बहुत से स्तरों को जोड़ती हैं, और ये सारी योजना पहाड़ को काटना शुरू करने से पहले ही बना ली गई होंगी। उदाहरण के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन दो संरचनाओं को अलग से बना लें और फिर बाद में एक पुल बनाने का निर्णय लें। यहाँ किसी भी जोड़ने वाली चट्टान या बाहरी चट्टान का प्रयोग नहीं किया गया था और हर चीज को सटीकता के साथ एक ही पहाड़ को तराश कर पूरे मंदिर में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा कि ब्लॉक्स रख के, अलग अलग ब्लॉक्स रख के उनको बनाया गया। मतलब वो एक सिंगल पत्थर था, एक सिंगल पहाड़ था, उसको वहीं के वहीं काटा, उसी में ही सब चीजें तराशी गई, उसी में ही वो कमरे बने, उसी में ही सीढ़ियां बनी, उसी पत्थर से। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये काट के ब्लॉक इधर सबका इधर चिपका दे, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा एक ही पत्थर से पूरा बना है। मतलब जोड़ने चिपकाने वाला काम यहाँ पे है ही नहीं। माइंड देख रहा हो कितना ज्ञान बनाया गया था। क्या आप अब भी यही मानते हैं कि इसे लोगों द्वारा छेनी और हथौड़ों से सीमित गणित और वास्तुकला के ज्ञान के साथ बनाया गया था? मुझे उम्मीद है कि हम सब सहमत होंगे कि कैलाश मंदिर को एक बहुत ही अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था, चाहे वो धरती की रही हो या कहीं और की। मुझे ऐसे बहुत से रहस्यमय स्थान मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत ही ज्यादा रहस्यमय मंदिर है। और ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि आज तक इसका जो बनाने का टाइमिंग है कि भाई कब बना है, कोई नहीं बता सकता कब बना है। वो जो विकिपीडिया में टाइम डाला हुआ था वो मन से डाला हुआ था, आजू बाजू के मंदिर, जो दूसरे मंदिर या अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उससे मैच करके ही डाला है। पर रियल में उस मंदिर का टाइम किसी को भी नहीं पता। अब इसके पीछे जो कहानी है वो मुझे लगता है ये कहानी है 80% सही है कि एक राजा था, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। तो उसकी रानी ने भगवान शिव की इतनी आराधना की, उनको बुलाया और उनको बोला कि आप प्लीज मेरे पति को ठीक कर दीजिए। और ठीक करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगी और जब तक मंदिर का शिखर नहीं बन जाता तब तक मैं व्रत रखूंगी, मतलब कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दे दिया और उनके पति को ठीक कर दिया। तो जब पति ठीक हो गया तो ठीक होते ही रानी व्रत पे चली गई। तो राजा परेशान हो गया कि अब मंदिर तो बहुत टाइम लग जाएगा बनने को, तब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करेगी तो ये बीमार पड़ जाएगी। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को बुलाया और उनको बोला कि मुझे कुछ ऐसा यंत्र दो जिससे मैं मंदिर को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकूं। तो भगवान शिव ने अपना एक यंत्र दिया। तो उस राजा ने इस पहाड़ को ऊपर से बनाना शुरू किया, उल्टा बनाना शुरू किया। मतलब पहले शिखर बना, तो जैसे ही शिखर बना तो जो रानी का जो उन्होंने वचन बोले थे कि मैं मंदिर का शिखर दिखेगा तो मैं अपना व्रत खोल लूंगी, तो जल्दी ही उनका व्रत खुल गया। पर अब वो मंदिर ऊपर से नीचे की ओर पूरा बना हुआ है, उल्टा बनाया गया है उस मंदिर को। अब एक पहाड़ को अगर काट रहे हैं तो ऊपर से काटते हुए बना रहे हैं, तो श्योर है कि भाई शिखर पहले बना है और बाद में तल बाद में बना है। अब इसके पीछे एक और ये है कि कुछ जो ये मंदिर है, मंदिर में कुछ गुफाएं हैं, काफी सारी गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं में एक बार जो अंग्रेज लोग थे वो गए थे कि इन गुफाओं में है क्या। तो 5-6 लोग गए थे अंदर। तो उनको वहां पे बहुत ही, मतलब एक जो तपस्वी पुरुष होते हैं ना वो दिखे थे, और एक नहीं कई दिखे थे। और वहां पे एक चमकती हुई, बहुत ही तेज चमकती हुई चीज थी और उसके अंदर से रेडिएशन निकल रहा था। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने संस्कृत में उनको बोला कि आप चले जाओ, आप ज्यादा देर यहाँ पे रहे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वो वहां से बाहर आके उन्होंने सब कुछ बताया। बताने के बाद कुछ ही दिनों के बाद
वो सारे के सारे जो 6 लोग थे, वो सारे के सारे अजीब तरह से बिहेव करने लगे और एक एक करके उनका निधन हो गया। और बोला भी जाता है कि कैलाश मंदिर में कई बार रात के वक्त में बहुत तेज रोशनी निकलती है, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी निकलती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है वहाँ की गुफाएं, इसीलिए सरकार ने जो राज्य सरकार है उन्होंने बंद कर दिया है। पता नहीं क्या है, हमारे पास क्या था हमें पता नहीं है, और कितना गहरा था ये भी पता नहीं है। इसीलिए बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जानना जरूरी है। संस्कृति और सभ्यता ही हमें आगे ले जाती है, और ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमें कल ठीक करना है, आने वाला कल ठीक करना है, तो हमें बीता हुआ कल पढ़ना पड़ेगा। तभी हम आगे आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।